मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग उस रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे जो कि हम लोग डेली लाइफ में भी बहुत जगह पर यूज करते हैं। आपने ये चीजें एक्सपीरियंस भी की हुई है जो हम लोग आज पढ़ने वाले न्यूमेरिकल्स के थ्रू जिन चीजों को हम लोग सॉल्व करने वाले वो भी। बट न्यूमेरिकल्स पर जाने से पहले, कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले आपको एक छोटा सा चीज बताना है जो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था बट जो बुक्स में नहीं मिलता है, खासकर कोई बुक्स में नहीं मिलता है। और बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमेशा टीचर बस बता देते हैं कि लाइट ट्रैवल कर रहा है रेयरर से डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा और डेंसर टू रेयरर ट्रैवल कर रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। क्यों ऐसा ही, क्यों उल्टा क्यों नहीं होता है? मतलब हमेशा रेयरर टू डेंसर चलेगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल ही क्यों बेंड होगा भाई? अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों नहीं जाएगा? कभी कभी एक्सेप्शनली, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है भाई। ठीक है, फिजिक्स में लॉजिक होता है जिसमें आपको एक्सेप्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोग सारी चीज़ें इजीली याद रख सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। एक चीज़ होता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, उसके पहले एक स्नेल्स लॉ नाम का चीज़ होता है, स्नेल्स लॉ, जिसका डेरिवेशन तो आपको 12th में है बट ये आप पढ़े हुए हो। स्नेल्स लॉ, ये स्नेल्स लॉ खासकर रिफ्रैक्शन के तौर पर यूज होता है। और एक चीज याद रखना, स्नेल्स लॉ, मैं आपको अभी तो फॉर्मूला बताऊंगा, आप याद भी कर लोगे, इतना इजी है। बट स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन के केस में हर बार वैलिड है, ये याद रखना। हर बार मतलब क्या सर? हर बार मतलब रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से हो सकता है। जैसे रिफ्लेक्शन पढ़े ना हम लोग, पहले रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से पढ़े, फिर कर्व मिरर से पढ़े, कॉनकेव, फिर कॉन्वेक्स से पढ़े, वैसे ही रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा, बराबर। तो वो प्लेन सरफेस से भी जा सकता है ना, प्लेन सरफेस। जैसे कि वाटर है, वाटर के अंदर आप फिश देख रहे हो, बराबर। वाटर है, वाटर के अंदर आप फिश देख रहे हो, तो वो क्या हुआ? रिफ्रैक्शन ही हुआ प्लेन सरफेस से। कर्व सरफेस से भी देख सकते हो। ऐसा अगर कांच है, उसको अगर कर्व कर दो और आप दूसरी ओर देखना चाहते हो तो ये कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ। तो वैसे ही यही कहना चाहता था कि ऑलवेज वैलिड। कब? मतलब प्लेन सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, कैसा भी हो, ऑलवेज वैलिड। ऑलवेज वैलिड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑलवेज वैलिड इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो होता क्या है वो देख लेते हैं। मान लो ये एक मेरा मीडियम है और मैंने बताया था हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए म्यू यूज करने वाले। ये मेरा मीडियम 1 है बेटा, देन ये मेरा मीडियम 2 है। मीडियम अलग अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग लूंगा, ठीक है। देन वेलोसिटी भी अलग अलग रहेगी, वैसे वेलोसिटी आगे काम आएगा। इसमें वेलोसिटी v1, इसमें v2। अच्छा सर एयर वाटर है ऐसा कुछ नहीं, इन जनरल लेके चलो कि अभी दो अलग अलग मीडियम है हमारे पास, ठीक है। मान लो मेरा एक इंसिडेंट रे ऐसा आ रहा है, ठीक है, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा रेयरर है और ये मेरा डेंसर है, ठीक है। एज्यूम कर रहा हूँ, आप उल्टा भी ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मेरा क्या है? ये मेरा नॉर्मल है, ओके। नॉर्मल को एन से डिनोट कर रहा हूँ। ये मेरा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। देन रेयरर से डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है। अभी बस 2 मिनट के लिए समझ लीजिएगा, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम μ1, पहला मीडियम जहां से लाइट आ रहा है, इनटू उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है μ1 इंटू साइन आई। μ1 मतलब फर्स्ट मीडियम जहां से आ रहा है, और जहां से आ रहा है मतलब वो इंसिडेंट वाला एंगल बनाएगा। μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर, खत्म। यही होता है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग स्नेल्स लॉ नाम से जिसे जाना जाता है। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉस पढ़े थे ना हमने, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। वैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी 2 होते हैं, एक होता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ये तो सेम है जस्ट, लेकिन सेकेंड लॉ उधर होता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इधर रिफ्रैक्शन में होता है स्नेल्स लॉ, जिसे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहलाया जाता है। चलो, ये ऑलवेज वैलिड होता है, ऑलवेज वैलिड। अच्छा ऑलवेज वैलिड, तो ये कहना क्या चाह रहा है भाई?
अच्छा ऑलवेज वैलिड है, वहां तक तो सब चीजें ठीक है, बट ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल, मतलब कोई भी एंगल, इंसिडेंस हो रिफ्रैक्शन हो, ये इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या कहा है, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, म्यू इंटू साइन ऑफ जो भी एंगल है, इंसिडेंस हो या रिफ्रैक्शन हो, ये इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अच्छा ठीक है, इसी से हम लोग प्रूफ करेंगे रेयर टू डेंसर जाता है तो किधर बेंड होगा। उससे पहले साइन का टेबल याद कर लीजिएगा। साइन का टेबल कैसे, 0 डिग्री याद करने के लिए आप, हाँ 30 डिग्री याद कर लो, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 1/2 मतलब कितना होता है भाई 0.5, देन ये 1/√2, 1/√2 मतलब कितना होता है, 1/√2 मतलब होता है 0.7071। ओके ठीक है, कैसे याद कर लो अभी के लिए, ये √3/2, इसका जस्ट वैल्यू एक बार चेक करता हूँ मैं, ठीक है कितना आता है। वैसे हमें इसके वैल्यू से मतलब नहीं, आपको बस बताना है। यस ये करेक्ट है, और हाँ यस, इसे 0.866 लिखा जाता है, 0.866 कह दो, और ये तो 1 होता है। इसका मतलब क्या, ये लिखाया क्यों मैं, ये तो सबको पता है, हाँ बट वो वैल्यूज लिखे 0, 0.5, 0.7, 0.71, 0.866 एंड 1। मतलब क्या पता चल रहा है आपको यहाँ से, आपको क्या पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि एज थीटा इंक्रीजेस, साइन का जो भी वैल्यू रहेगा वो इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे साइन का जो कुछ वैल्यू आना है वो बढ़ेगा, और अगर एंगल कम होगा तो ये साइन का वैल्यू भी कम होगा। बस यही मैं बताना चाहता था। चलो अभी टॉपिक पे आ जाओ, इस पे से पूरे स्लाइड पे से अगर आपको क्रक्स बोलूँ क्या याद रखो तो काम बन जाएगा, बस इतना याद रखो, तो बाकी तो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा था, ठीक है। चलो आ जाओ, केस 1 ले लेते हैं हम लोग। केस 1 है लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर ही देख लेते हैं अभी पहले, रेयर टू डेंसर। ओके, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, क्यू टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, इसका रीजन अभी पता चलेगा आपको। अच्छा मुझे नहीं पता अभी, ये मेरा रेयरर मीडियम है, ओके, और ये मेरा डेंसर मीडियम है, ओके ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ये मेरा नॉर्मल। रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में म्यू आर कह देता हूँ और डेंसर मीडियम का म्यू डी कह देता हूँ। अच्छा ये तो इन जनरल के सबको पता होता है कि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कम होता है डेंसर के कंपैरिजन में, तो ये याद रखिएगा, म्यू आर इज ऑलवेज लेस देन म्यू डी, म्यू आर इज ऑलवेज लेस देन म्यू डी, ठीक है। देन वेलोसिटी की बात करनी चाहिए तो कर सकते हो आप, बट जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो इसमें आप कैसे यूज करोगे यार, इसमें आप यूज करोगे म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू डी इंटू साइन आर। अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मुझे नहीं पता ना, ये रे सीधा जाएगा, अगर ये सेम होगा तो यहां से ही जाएगा, अगर बेंड कैसे होता है वो भी देख ले। चलो मुझे बताओ म्यू आर इंटू साइन आई, साइन आई का वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लो, कुछ साइन आई का वैल्यू आपने फिक्स कर दिया, ओके। देन म्यू आर कम होगा ना म्यू डी के कंपैरिजन में, मुझे बताओ म्यू आर कम होगा म्यू डी ज्यादा होगा, बराबर है, समझ में आया आपको, म्यू आर कम होगा म्यू डी ज्यादा होगा। मान लो साइन का मैं आई एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, 30 डिग्री लिया मतलब कितना हो गया, ये 1/2 हो गया साइन 30। अच्छा अभी मुझे बताओ ये वैल्यू छोटा है, ये 1/2 है, अच्छा ये वैल्यू ज़्यादा है, थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बुक्स में नहीं होता इसलिए बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि क्यों ऐसे ही बेंड हो रहा है। देखो म्यू आर कम है म्यू डी ज़्यादा है, ये खत्म हो गया। साइन आई मैंने एज्यूम किया है 30 डिग्री, ठीक है, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो। अच्छा मुझे बताओ ये वैल्यू कम है, ये हाफ है, ये वैल्यू ज़्यादा है, अच्छा ये वैल्यू ज़्यादा है, ये अगर सेम ले लूँ तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रेशो कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर एक बार म्यू आर का वैल्यू कम है, साइन आई का था साइन 30 डिग्री 1/2 आया, तो इसका कुछ वैल्यू आ गया, ठीक है। म्यू डी ज़्यादा है,
अगर मैं साइन आर इतना ही ले लूं, मतलब 30 ही ले लूं आर का वैल्यू भी, तो प्रॉब्लम ये कि ये बढ़ जाएगा वैल्यू, जो कि नहीं होने देना है। मुझे इस वैल्यू को कम करना है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ा रहा है ना, इसको कम करना है, मतलब मुझे साइन को कम करना पड़ेगा, और साइन को कम करना है तो एंगल कम करो, एंगल कम करना है मतलब आर कम हो जाएगा। इसी रीजन की वजह से आर कम होना चाहिए, आर कम होना चाहिए। और आर कम होना चाहिए मतलब क्या भाई? आर कम होना चाहिए मतलब ये रे इधर पास होएगा तो ये एंगल इधर से मेजर बढ़ेगा ना, आर कम होना चाहिए भाई, कम। तो ये आर इसीलिए बेंड हुआ है टुवर्ड्स नॉर्मल। समझ में आया? ये रेशो को कांस्टेंट रखने के चक्कर में बेंड हो चुका है भाई हमारा रे। हाँ, अभी फिर भी थोड़ा 60% भी समझ में आया तो इनफ है, क्योंकि बचा हुआ 40% हम लोग दूसरे केस में देख रहे हैं। दूसरा केस क्या बन रहा है भाई? दूसरा केस, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। इधर डेंसर लेना है अभी, ओके। इधर डेंसर लिया मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी होएगा। इधर रेयरर लेंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर आएगा। अच्छा, एक इंसिडेंट रे ले लो, इसमें भी हम लोग 30 डिग्री एज्यूम करके सॉल्व कर लेंगे कि 30 डिग्री का वैल्यू इजी होता है याद रखने के लिए। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर वही चीज़, अभी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस म्यू डी के साथ आएगा, ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि म्यू वन मतलब ये पहला मीडियम है ना आपका, बराबर। तो यहाँ पे आएगा म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू साइन आर, ठीक है। ये आर रेयरर के लिए और ये आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अच्छा, म्यू डी ज्यादा होगा, म्यू आर कम होगा, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है। एज्यूम कर लो आई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू ज्यादा, ये 1/2, ये कम, ये सेम अगर हो जाए तो ये वैल्यू लो हो जाएगा। लो नहीं चलेगा ना, ये बढ़ रहा है म्यू डी की वजह से, तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा साइन आर को, क्योंकि ये तो वैल्यू को कम करेगा ना मल्टीप्लीकेशन को। तो आपको इसको क्या करना होगा? इसको बढ़ाना होगा, इसको बढ़ना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसको बढ़ना होगा तो आर बढ़ाना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑब्वियसली ऐसे सीधा जाता तो सेम होता, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसे उसे बढ़ाना है। बढ़ाना है तो इसे इधर बेंड कर दो ताकि ये एंगल बढ़ जाएगा। ये हुआ आपका प्रॉपर रीजन कि लाइट क्यों बेंड होता है, क्योंकि स्नेल्स लॉ ऑलवेज वैलिड होता है। स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा? स्नेल्स लॉ ऑलवेज वैलिड होता है। स्नेल्स लॉ कभी वायलेट नहीं होता है। हमेशा रिफ्रैक्शन के केस में स्नेल्स लॉ से ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक, आगे हम लोग रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस वगैरह भी देखेंगे, बट उसमें भी याद रखिएगा स्नेल्स लॉ कभी वायलेट नहीं होना चाहिए। स्नेल्स लॉ ऑलवेज वैलिड होता है। चलो अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बुक्स में नहीं दिया हुआ था, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लेक्चर से आपसे प्रॉमिस किया हुआ है एक चीज़ का कि आपको बुक से परे और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको हेल्प करने वाली है क्वेश्चंस में, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, इस चैप्टर में देखा जाए तो एनसीईआरटी वगैरह में थोड़ा सा डेप्थ में दिया हुआ है, और बोर्ड्स में उतना डेप्थ में नहीं दिया, बट क्वेश्चंस तो उसी लेवल के पूछे जा रहे हैं भाई। क्वेश्चंस तो लगभग उसी लेवल के पूछे जा रहे हैं, तो पढ़ना भी तो उसी लेवल का पड़ेगा, ठीक है। समय ज़्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डेप्थ में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये तो लास्ट लेक्चर में भी पढ़ लिया था, इस लेक्चर में भी देख रहे हैं। अभी होता क्या है, जब एक कांच के ग्लास वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया हुआ था, कांच के ग्लास में अगर एक कॉइन रखा होता है, तो वो कॉइन आप देखोगे तो आपको क्या लगता है? आपको कॉइन लगता है ऊपर है, हाथ डालेंगे ग्लास के अंदर तो ऊपर ही ऊपर उसको उठाकर बाहर निकाल लेंगे, बट होता नहीं है पॉसिबल, क्योंकि थोड़ा नीचे होता है ना वो। एक्चुअल आपको जो दिख रहा होता है वहां पे नहीं होता है, उससे थोड़ा नीचे होता है वो कॉइन। तो यही रीजन है कि आपको ऊपर क्यों दिख रहा होता है, तो उसका रीजन है बेटा ये रिफ्रैक्शन। आपको जो वो ऊपर दिख जाता है, रे डायग्राम के मदद से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसका डेप्थ कैसे निकालना होता है, एपरेंट डेप्थ। और मोस्टली इस केस पे क्वेश्चंस आपको वाटर के फॉर्म में आते हैं। किसके फॉर्म में आते हैं? वाटर के फॉर्म में आ रहे होते हैं, ठीक है। देखो, व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड बॉटम ऑफ अ वाटर बॉडी अपीयर्स टू बी रेज्ड, मतलब वही कॉइन अगर बॉटम पे तो वो रेज्ड ऊपर दिखेगा। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस ऑफ वाटर। अभी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें अभी पढ़ चुके हैं डिटेल में। ये आपका एक टैंक है जिसमें वाटर है, ठीक है। वाटर मतलब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इधर एयर होता है हमेशा। क्या होता है इधर? इधर हमेशा एयर होता है, याद रखना।
हमेशा एयर होता है। ओके, देन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू आर कह देते हैं और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग म्यू डी कह देते हैं, क्योंकि वाटर एज कंपेयर टू एयर डेंसर मीडियम है। याद रखिएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट 4/3 होता है अप्रॉक्स। वैसे आपको 99% टाइम्स वैल्यू दे दिया जाता है, बट नहीं तो आप लिख लो नोट्स में। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, जिसे हम लोग 1.33 भी कह सकते हैं। और ग्लास कांच जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन जनरल 3/2 होता है। 3/2 मतलब 1.5। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। अभी आपने कॉइन यहाँ पे रखा हुआ था, आपने क्या किया हुआ था, कॉइन यहाँ पे रखा हुआ था। कॉइन से बस मैं 2 रेज पास करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा डेंसर मीडियम है बेटा, ये मेरा डेंसर मीडियम है और ये मेरा रेयरर मीडियम है। और लाइट जब भी डेंसर टू रेयरर ट्रैवल करती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। याद रखना, अभी क्यों वो तो रीजन हमने देख लिया। 2 ही रेज ले रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक रे ऐसा ले रहे हैं, अच्छा सर ये बेंड नहीं हो रहा है, हाँ इसका भी रीजन नहीं है बुक में। ये जब भी नॉर्मली जा रहा है, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में in case of normal incidence ray passes undeviated। अनडेविएटेड मतलब क्या, रे सीधा जाता है। नॉर्मल इंसिडेंस के केस में रे बेंड नहीं होता इधर उधर। सर प्लेन सरफेस में ही क्या, नहीं, कर्व सरफेस में भी अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए ना, मतलब अलोंग नॉर्मल पास हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, रे वैसा ही पास हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन सर ऐसा जा रहा है तो अभी, हाँ अभी ऐसा पास नहीं होएगा वो। अभी जब वो ऐसा जा रहा है ना तो इसके लिए नॉर्मल ये होता है, तो ये बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल अगर हो जाए तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही बेंड कर दिया हमने उसे, हाँ बट बेंड तो होता है यार, दिख तो रहा होगा आपको बेंड हुआ। ठीक है, हाँ अभी आप यहां से ऊपर से देख रहे हो ना, आप यहाँ पे ऊपर से देख रहे हो, ठीक है भाई, ये जमा नहीं है, जमा नहीं है, ओके ठीक है, इतना ही ठीक है। आप यहाँ ऊपर से देख रहे हो नीचे, तो आपको ये ऑब्जेक्ट ऊपर क्यों दिख रहा होता है? देखो हमेशा ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट रेस का इंटरसेक्शन, ये इंसिडेंट रेस थे, इनका इंटरसेक्शन को हमने ऑब्जेक्ट कहा। और इमेज मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ आरआरस। इसमें आप रिफ्लेक्टेड भी ले सकते हो और आप रिफ्रैक्टेड भी ले सकते हो, दोनों केस में वैलिड है। ठीक है, बट दोनों एक साथ नहीं देखते ना हम लोग, अलग अलग पढ़ते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी ये रिफ्रैक्टेड रे ये नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे तो ये है। इसको अगर मैं इधर मीट करवाऊं तो ये यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा बेटा। कैसा दिखेगा आपको, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखेगा। समझ में आया क्यों इधर दिखेगा ऑब्जेक्ट? इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। इधर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ था ये तो आपको भी पता है। एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। तो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट होता है ना, इस केस को आप लोग रियल डेप्थ कहते हो। क्या कहते हो? रियल डेप्थ कहते हैं हम लोग इसे। रियल डेप्थ मतलब इसे आर से डिनोट किया जाता है, रियल डेप्थ को। ओके, और ये जो आपको ऊपर उठा हुआ दिख रहा है ना, तो ये जो ऊपर उठा हुआ दिख रहा है उसे हम लोग एपरेंट डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इस चीज को हम लोग एपरेंट डेप्थ कहते हैं। इधर थोड़ा साइड में लिखता हूं उसे, और कलर कोड यूज करो ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एपरेंट डेप्थ बोलते हैं और उसे ए से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ आपको ये चीज? देन अभी ध्यान दीजिएगा, रियल मतलब वो जो जितना रियल डेप्थ था उस मीडियम के अंदर रियल डेप्थ बोल रहे हैं हम। जो देख रहे हैं वहां से नहीं देख रहे बेटा, वहां से नहीं बोल रहे। अच्छा, और एपरेंट मतलब दिखेगा यहाँ पे हमें। क्यों दिखेगा ये तो मैंने आपको बता दिया। तो जहां से सरफेस स्टार्ट हो रहा है आप देख रहे हो, उसके नीचे जहां सरफेस स्टार्ट हो रहा है वाटर का, उसके नीचे एपरेंट डेप्थ कहा जाता है। अच्छा, इसमें स्नेल्स लॉ वैलिड है क्या? ऑब्वियसली इसमें स्नेल्स लॉ वैलिड है, बट हम लोग इसके प्रूफ पर नहीं जाएंगे, वेस्ट ऑफ टाइम है, सच में बता रहा हूँ। और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम लोग अप्रॉक्स 1 ले लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम लोग अप्रॉक्स 1 ले लेते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है।
अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा कैसे, एक जस्ट सेकेंड, इन केस ऑफ एयर वाटर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज इक्वल्स टू, आपको रेशियो याद रखना है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। क्या याद रखना है? रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का ही क्यों आता है, रेयर का नहीं आता है? कि सर आता है बेटा, रेयर का भी आता है इसमें, बट होता क्या है ना, रेयर का लेके तो 1 ही हो रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डेंसर मतलब हमारे पास क्या है, मोस्टली वाटर है। अच्छा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर है। एक टर्म होता है शिफ्ट नाम से जाना जाता है। क्या कहता है? शिफ्ट नाम से जाना जाता है। क्या होता है शिफ्ट? मैं आपको बताता हूँ। इधर ये जो है ना, यहाँ पे था कॉइन, यहाँ से इधर गया, तो ये जो, इसे हम लोग शिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शिफ्ट। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ, ये भी आपको पूछा जा सकता है, जो कि सिंपल होता है। शिफ्ट कैसे निकालते हो आप इस केस में? इस केस में हम लोग शिफ्ट निकालते हैं रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, खत्म। मतलब कितने से शिफ्ट हुआ वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से, ओरिजिनल कहाँ पे था और आपको दिखा कहाँ पे, इनमें कितना डिस्टेंस है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? उस चीज को हम लोग कहते हैं शिफ्ट। कितने से वो शिफ्ट हुआ है, बस इतना सा ही केस है। चलो, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को, उम्मीद है। ये केस 1 था। अच्छा, केस 2 में क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट आपको मेंशन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे हम लोग देखेंगे, बट मेंशन नहीं किया है बुक में शायद। केस ये है कि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं नीचे, तो हमें चीज़ें थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हुई हुई मिलती है। लेकिन अगर कभी ये सोचा है कि कोई फिश अगर ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को एयर में देख रहा है, तो उसे वो ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं नज़र आता है, उसे भी नीचे नज़र आता है कि सर ऐसा करीब में, पास में, जैसे ये पास में शिफ्ट हो रहा है हमारे पास, उसे दूर शिफ्ट होता है। क्यों ऐसे होता है वो बताता हूँ आपको। नोट पॉइंट करके नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मान लो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, वाटर ही लेते हैं मोस्टली, ठीक है। ये हमारा डेंसर मीडियम म्यूडी, और इधर हमारा एयर मतलब रेयरर मीडियम। ओके, अच्छा, इधर एक फिश था, चलो भाई मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। ये एक फिश था। फिश क्या कर रहा है यहाँ पर, मान लो एक क्या ले ले यार, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है यार, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है एयर में, बस ये ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए और थोड़ा छोटा बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे फिश देख रहा है यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या हो गया यार, ये तो रियल डेप्थ हो गया सर। रियल डेप्थ जिसे हम लोग आर्स के नाम से जानते हैं, बराबर। अभी इंसिडेंट रेस कहाँ से आएंगे? हमेशा इंसिडेंट रेस ऑब्जेक्ट से आते हैं। पिछले केस में कॉइन को ऑब्जेक्ट लिया था, इसलिए इंसिडेंट रेस नीचे से ऊपर आए थे। अभी ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसे ये देखने वाला है, तो ये नॉर्मल इंसिडेंस, और ये 2 रेज ले लिए, मतलब ये एक रे ले लिया नॉर्मल इंसिडेंस वाला, और एक रे इधर ले लिया। अच्छा, लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है बेटा? रेयर टू डेंसर। व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब अगर इस चीज़ को मैं नॉर्मल कह दूँ तो ये नॉर्मल की तरफ आने लगेगा, ऐसा। ये आपका कौन सा रे हुआ भाई? ये आपका इंसिडेंट रेज हुए। कौन से रेज हुए? इंसिडेंट रेज। अच्छा, इमेज जो भी दिखना है वो इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज होता है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे को इधर आप इंटरसेक्ट करवा दो, इधर आपको इमेज दिखेगा, आपको मतलब वो फिश को दिखेगा। अच्छा, ये फिश के केस में होता है क्या? नहीं, आप भी देख लो यार, आप भी कभी वाटर से कोई चीज़ बाहर देख लो, पानी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो कोई नाले में जाओगे और बोलोगे सर ने ऊपर देखने बोला था, भाई हो गया। ऐसा नहीं, जब भी आप पानी में से किसी चीज़ को ऊपर देखते हो ना, तो वो आपको एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है उस पर नहीं दिखता है, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हुआ हुआ दिखता है। ये क्यों हो रहा है पता है क्या? ये इसी वजह से हो रहा है, जिसे हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इस डेप्थ को क्या कहेंगे? सर ये तो दिखने वाला है ना, मतलब सच नहीं है ना, एपरेंट डेप्थ कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एपरेंट डेप्थ कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं ए से। अच्छा, इस केस में फॉर्मूला क्या था? म्यू डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। अच्छा, इस केस में भी आपको ट्रिक बताओ क्या?
फॉर्मूला वही रखो, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। बट सर ये तो मीडियम चेंज हो गया ना। हाँ, एक ट्रिक बता रहा हूं ना, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ, तो उसमें म्यू डी लिया था ना आपने, तो इधर 1 बाय म्यू डी ले लो, बस बात खत्म। या आप 1 बाय म्यू डी कर दो या इसको उल्टा कर दो, बात एक ही है। 1 बाय म्यू डी इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। ये हो गया आपका फॉर्मूला वाला चीज। और यहां पर एक शिफ्ट नाम का भी चीज आएगा ना, इतने से शिफ्ट हुआ है ना, तो इसे शिफ्ट नाम की चीज से भी जाना जाएगा। ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। कितने से शिफ्ट हुआ कैसे निकालेंगे, इधर हम लोग एपरेंट माइनस रियल डेप्थ कर देंगे। ये तो सिंपल सा ज्योमेट्री वाला चीज था। चलो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे चीजें ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इलिस्ट्रेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत बढ़िया सा डायग्राम डाला है यहाँ पर संजू सर ने, जो कि पीपीटी बनाते हैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया से। एक पेंसिल को अगर आप पानी में डिप कर दो तो आपको ऐसा लगता है पेंसिल टूट गया है, टेढ़ा हो गया है, लगता है नहीं लगता है? हाँ, तो वो क्यों होता है? टूटता है क्या पेंसिल सच में? नहीं टूटता है ना भाई, तो वो क्यों लगता है आपको ऐसा? देखो, अ स्टिक और पेंसिल kept obliquely in a glass containing water appears broken as its part in water appears to be raised। मतलब आपको ऐसा डाल देते हो पेंसिल और आपको फील कैसे होता है? ऐसा नहीं होता है, वो आपको ऐसा फील हो जाता है। मतलब आपको लगता है टूट गया और थोड़ा सा ऊपर मूव हो गया। ऊपर क्यों मूव होता है? कॉइन जैसा ही आ रहा है ना कि ऐसा होता है, ऐसा ऊपर दिखता है आपको थोड़ा, तो उसे हम लोग एपरेंट कहते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? ये प्योरली हमारे साथ रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? प्योरली रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है हमारे साथ। क्लियर है ना? चलो, तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गया तो इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी है जो सॉल्व एग्जांपल है टेक्स्ट बुक में, वो हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। डोंट वरी, आप ये पूरा लेक्चर रिवाइज करके आइएगा अच्छे से। रिफ्रैक्शन में कहाँ से कहाँ बेंड होता है रे, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है कल, जिसे हम लोग जानते हैं TIR के नाम से, जिसको आपको बहुत बार दिखता है सिलेबस में, बड़े बच्चों को उसका भी फील नहीं आता है, तो आपको उसको भी फील आ जाएगा। डोंट वरी, ठीक है। तो चलो, मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूँ। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।